वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिलिट्री एसबी में। हम लोग हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर रहे थे। 2 टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं, उनकी हमने थ्योरी भी कंप्लीट की है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। और अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है विशेषण। इसका नाम क्या है? विशेषण या एडजेक्टिव। तो अभी 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे संज्ञा कंप्लीट की हमने और सर्वनाम की। तो अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। विशेषण के बाद हम करेंगे क्रिया वाला टॉपिक। तो 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा कौन सा है? विशेषण। अब हम करेंगे विशेषण, इसके बाद हम करेंगे क्रिया। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसकी जो PDF रहती है या जो नोट्स रहता है, मैं वो आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। यदि आप ग्रुप से ना जुड़े हों तो मैं आपको नंबर देता हूं, तो आप ग्रुप से जुड़ जाएं। ये मेरा ग्रुप का नंबर है 9111469758। व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा 9111469758। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो हम टॉपिक की शुरुआत में बता देते हैं कि सबसे पहले मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो बिल्कुल कट्टू कट चीज़ें बताऊंगा। जो भी बताऊंगा वो आपके एग्जाम में बाहर नहीं होंगी। बस कंसेप्ट को आपको याद करना होगा। 15 से 20 मिनट की मात्र वीडियो होगी और इसमें आपको सारा कंसेप्ट बता दिया जाएगा। और यदि इसको आप 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, कोई भी वीडियोज़ या कोई भी बुक्स आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप परिभाषा को याद करें, एक बार समझें और फिर इसको याद करें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं या ऐसे शब्द जो सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटीज़ बताते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएं कि भाई संज्ञा की ये विशेषता है, सर्वनाम में ये विशेषता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लें क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से शुरू होने वाली हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई बताइए विशेषण क्या है, तो आप उनको बताएं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के कोई पूछे आपसे कि विशेषण के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं विशेषण के, तो आप क्या बताएंगे कि कितने प्रकार हैं सर विशेषण के? विशेषण के आपको बताना है कि विशेषण के मूल रूप से 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं विशेषण के? 4 प्रकार हैं, 1, 2, 3 और 4। तो विशेषण के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। मैं एक बार और दोहराता हूँ। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण यानी कि गुण बताने वाला, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण यानी कि संख्या बताने वाला, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण यानी कि परिमाण, मात्रा या वस्तु बताने वाला कि कितनी वस्तु है, कितनी मात्रा है। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो इन 4 प्रकार के विशेषण में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है? वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में और सबसे टफ भी है। सबसे टफ कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सबसे कठिन भी पड़ता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण। बाकी ये तीनों विशेषण यानी कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये तीनों बड़े सिंपल हैं, लेकिन जो सार्वनामिक विशेषण है ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको सार्वनामिक विशेषण को अच्छे से समझना है क्योंकि कठिन भी है और एग्जाम में बार बार इसी को पूछते भी हैं। बाकी तीनों सरल है। अब आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे कठिन ही मैंने पहले लिया है क्योंकि इसी हिसाब से था ये। तो पहला है सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा पे आप ध्यान दें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सार्वनामिक विशेषण, जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को, ऐसा सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। कैसे प्रयोग हो रहा है? विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है तो जैसे सर्वनाम होते हैं तो वो सर्वनाम, लेकिन आपको लगेगा कि ये विशेषण है। तो ऐसा विशेषण
या विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को, है तो सर्वनाम लेकिन प्रयोग किसके रूप में हो रहा, विशेषण के रूप में। है वो सर्वनाम लेकिन आपको लगेगा कि वो विशेषण है सर्वनाम लेकिन आपको लगेगा कि वो विशेषण है, तो विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण के रूप में या विशेषण के जैसे प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके दो भेद हैं। आप परिभाषा को 2 बार और पढ़ें, चीज़ें समझ में आएंगी। तो विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 प्रकार हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 2 प्रकार? पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? मौलिक। मौलिक मतलब स्वतंत्र। मौलिक सार्वनामिक विशेषण या स्वतंत्र सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के, मतलब उनमें बिना किसी संशोधन के, जो सर्वनाम बिना किसी संशोधन के स्वतंत्र रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो सर्वनाम बिना किसी संशोधन के, जो सर्वनाम बिना किसी संशोधन के मौलिक रूप से स्वतंत्र रूप से संज्ञा के पहले आकर, किसके पहले आकर? संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो आपको पता होगा कि यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है। लेकिन ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये है तो सर्वनाम लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ऐसे सर्वनाम जो बिना किसी रूपांतरण के, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, बिना किसी संशोधन के संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं, उनको हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मौलिक मतलब स्वतंत्र। तो यह घर मेरा है, तो घर तो एक संज्ञा हो गई, उसकी विशेषता कौन बता रहा? यह बता रहा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, किताब संज्ञा हो गई, किताब क्या हो गई? किताब संज्ञा हो गई, लेकिन वह जो है उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण हो गया कि वह किताब फटी है। या कोई आदमी रो रहा है, आदमी तो संज्ञा है लेकिन कोई उसकी विशेषता बता रहा है, तो कोई क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है, तो ये तो हो गया मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब 2 बार और परिभाषा पढ़ें और फिर उदाहरण पढ़ें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, अभी हमने पहले पढ़ा कि जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के, बिना किसी संशोधन के संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अब हम पढ़ रहे हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम संशोधन होने के बाद, जिसमें रूपांतरण हो जाए, संशोधन हो जाए, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो सर्वनाम संशोधित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो यह का संशोधन होके ऐसा हो गया, जहां का संशोधन होके जैसा हो गया। तो यह का संशोधन होके ऐसा हो गया, यह भी सर्वनाम है और ऐसा भी सर्वनाम है। तो यह का संशोधन होके ऐसा हो गया और जहां का संशोधन होके जैसा हो गया। तो परिभाषा भी है कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर या संशोधित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताती है, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, आदमी संज्ञा है, ऐसा उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण है। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, कहाँ का कैसा हो गया, यह का ऐसा हो गया, जहाँ का जैसा हो गया। संशोधन हो गया ना, और सर्वनाम है तो तीनों सर्वनाम, लेकिन उनमें संशोधन हो गया। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, तो इसमें संशोधन हो गया। और यहाँ देख लो, इसमें कोई संशोधन नहीं है, यहाँ डायरेक्ट यह लिखा है, वह लिखा है, कोई लिखा है। तो ये जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, बिना संशोधन के स्वतंत्र रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताती है, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और इसको हमने चर्चा कर ली है इसकी। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। मुझे आशा है यदि आपको समझ में ना आया हो, 2 बार और अच्छे से वीडियो को देखें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो
तो सबसे कठिन जो था वो हमने सबसे अच्छे से डिस्कस कर लिया। लास्ट में भी थोड़ा इसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद आपका आप सिंपल शुरू हो गए हैं, इनमें कठिन वाली कोई बात नहीं है, बस अच्छे से इनको सुने। तो जो संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और स्वभाव का बोध कराते हैं, गुण दशा और स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसी ने ये गलत लिख दिया। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दशा और स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये है भाई गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहे हैं ये। एक कालबोधक है, एक रंगबोधक है, रंग के बारे में बताएगा, दशा के बारे में बताएगा और गुण बताएगा कि आपका गुण कौन सा है। तो कालबोधक मतलब समय को बताने वाला, नया है, पुराना है, ताज़ा है, मौसमी है, प्राचीन है। रंग को बताने वाला, लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है। दशा को बताने वाला कि भाई दशा कैसी है, मोटा है, पतला है। दशा मतलब स्थिति या परिस्थिति कैसी है, मोटा है, पतला है, युवा है, बुढ़ापा आ गया है। या गुणबोधक, गुण कौन सा है, अच्छा है, बुरा है, और तुम्हारा कपटी है, झूठा है, और ईमानदार है, न्यायी है, सहिष्णु है, कैसा है। तो ये कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, ये सारे क्या हैं, ये गुण हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण स्वभाव और दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक। और जहाँ भी आपको ये गुण दिखाई दें, कालबोधक गुण दिखाई दें, रंगबोधक गुण दिखाई दें, दशाबोधक गुण दिखाई दें, तो वहाँ आप समझ जाइए कि गुणवाचक विशेषण है, गुण को बताने वाला विशेषण है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद अगला है संख्यावाचक। कौन सा है अगला? संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा, आप इसको ध्यान से सुने इसकी परिभाषा को। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ये गलत लिख दिया किसी ने, संख्या। जो शब्द संज्ञा है, ये संज्ञा है, इसको संज्ञा कर लें। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। काय की विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का, नंबर का। नाम से ही हमें पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, संख्या का ज्ञान कराएं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का हमें ज्ञान कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास कितने रुपये हैं, मैंने पूछा तुम्हारे पास कितने रुपये हैं, तो तुमने कह दिया मेरे पास 20 रुपये हैं, क्या मेरे पास 50 रुपये हैं। फिर मैंने तुम्हारे दोस्त से पूछा कि तुम्हारे पास कितने रुपये हैं, तो उसने कहा मेरे पास कुछ रुपये हैं। उसने ये नहीं बताया कि 20 हैं या 50 हैं या 100 हैं, उसने ये बताया कि मेरे पास कुछ रुपये हैं। तो मैं बताता हूँ ये उत्तर किस प्रकार के हैं। तो निश्चित संख्यावाचक, तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे इसमें निश्चित संख्या का हमें ज्ञान होता है, हमें पता चलता है एक निश्चित संख्या का। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें निश्चित संख्या का ज्ञान होता है कि जैसे हमने पूछा कितने लड़के हैं, तो कहा 10 लड़के हैं। हमने कहा कितने आदमी हैं, तो हमने कहा 20 आदमी हैं। हमने पूछा भाई कितने लड़के हैं, कहा 10 लड़के हैं क्लास में। हमने कहा वहाँ कितने आदमी इकट्ठे हैं, उन्होंने कहा 20 आदमी हैं। तो निश्चित संख्या का पता चल रहा, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार की, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब देख लीजिए अनिश्चित संख्यावाचक, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इससे क्या होता है? अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, अब पता नहीं है कितने गए क्योंकि अनिश्चित है, निश्चय ही नहीं है कितने गए, तो कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, यह अनिश्चित संख्यावाचक है। तो हम फिर से देखते हैं कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार की, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद आपका आखिरी कौन सा है आपका? परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा है आपका अगला? परिमाण बोधक विशेषण। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा परिमाण के बारे में बताएगा।
नाम से ही आपको पता चला होगा। परिमाण, परिमाण मतलब कोई वस्तु कितनी है। जैसे मैंने कहा 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो गेहूँ, तो ये क्या है, ये परिमाण ही तो है, ये परिमाण ही है, मात्रा ही है, क्वांटिटी, क्वांटिटी को बताने वाला, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में है। परिमाण या मात्रा, क्या, मात्रा, परिमाण या मात्रा, मात्रा को बताने वाला या परिमाण को बताने वाला विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध होता है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। एक तो निश्चित परिमाण बताएगा कि भैया निश्चित इतनी मात्रा है, एक अनिश्चित बताएगा। जैसे किसी ने बताया कि 10 किलो घी, 10 किलो घी, तो ये तो निश्चित है कि भैया 10 किलो है घी। कितना घी है, 10 किलो है, और मात्रा कितनी है, 10 किलो मात्रा है, और निश्चित भी है, मात्रा निश्चित भी है कि 10 किलो है। तो निश्चित परिमाण बोधक के उदाहरण है 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, 10 किलो अनाज, 10 किलो चावल, 10 किलो चना। तो ये निश्चित परिमाण बोधक है। और अनिश्चित परिमाण बोधक कौन सा है, बहुत घी। कौन सा, बहुत घी, थोड़ा दूध, पता नहीं है कितना है, इसीलिए तो अनिश्चित है कि बहुत सारा घी, ये थोड़ा सा दूध। तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि निश्चित परिमाण बोधक कौन सा है, अनिश्चित परिमाण बोधक कौन सा है। परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण में कन्फ्यूजन मत होइए। परिमाण मतलब मात्रा कि एक विशेषण ऐसा है जो निश्चित मात्रा बता रहा है, एक विशेषण ऐसा है जो अनिश्चित मात्रा बता रहा है। निश्चित मात्रा है कि 10 किलो और अनिश्चित मात्रा है कि बहुत घी, तो ये परिमाण बोधक हो गया। संख्यावाचक हमने पढ़ ही लिया, बहुत सिंपल है, संख्या के बारे में बताएगा। संख्यावाचक विशेषण संख्या के बारे में बताएगा। निश्चित संख्या बताएगा तो निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्या नहीं बताएगा तो अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार परिमाण बोधक है। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि गुणवाचक विशेषण, जो आपको गुण के बारे में बताएगा। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, परिस्थिति के बारे में बताएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि गुणवाचक विशेषण 3-4 प्रकार के होते हैं, कालबोधक है, रंगबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक। इसके बाद हमने जो बताया था कि टफ थोड़ा सा है ये तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हमने पढ़ा 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम, कौन सा, सर्वनाम, यह है वह, ये सर्वनाम ही तो है, तो जो सर्वनाम बिना किसी संशोधन के संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, मौलिक रूप से, स्वतंत्र रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता दें, उसको हम कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और जो संशोधित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएं, उनको हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह का ऐसा हो गया, कहाँ का कैसा हो गया, जहाँ का जैसा हो गया, संशोधित हो गए ना ये। तो ये हमारे सर्वनाम कंप्लीट, ये हमारे विशेषण कंप्लीट हो गए। अब इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी चाहे एग्जाम दे लें, चाहे मतलब यहाँ भी यदि आपके विशेषण से क्वेश्चन आता है तो गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आपका विशेषण से बाहर नहीं होगा। लेकिन जो मैंने बताया है ये चीज़ें आपने पढ़ तो ली हैं, लेकिन आपके दिमाग में बैठना चाहिए ये चीज़ें। मैंने समझा तो दी हैं, लेकिन याद आपको करना है 3-4 बार रिवीजन करके। रिवीजन कैसे होगा, अभी पढ़ लो, 3 दिन बाद पढ़ लो, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ लेना, फिर 15 दिन बाद इसको पढ़ लेना। तो 15 दिन में 4 बार पढ़ लेना, एक बार लिख के देख लेना, ज़्यादा हो तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और यदि मेरा डिस्कस करना ये अच्छा लगा हो, ये टॉपिक पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो कृपया कमेंट कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को तो अच्छा लगा ही होगा। और यदि ग्रुप से जुड़ना चाहें तो 9111469758 ये ग्रुप है, इस पर मैसेज करें तो मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसी से मैंने ग्रुप बना रखे हैं, तो मैं आपको ग्रुप से भी जोड़ दूंगा। और अगली क्लास जो होगी वो विशेषण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी, तो आपने जो यहाँ पढ़ा है तो उसका आप में प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये हमारे वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।